welcome back to my channel. So today we are going to learn about direct and inverse proportions. In 6th standard we have learned about ratio and proportion. Ratio क्या होता है? Ratio एक comparison है दो quantities के बीच में, and proportion होता है जब दो ratio equal होते हैं. For example, here we have if cost of 2 pens is 10 rupees and 4 pens cost 20 rupees. The ratios are 2 by 10 and 4 by 20 which are equal. So that means they are in proportion. So यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पे दो quantities है. First is the number of pens and the second one is the cost. So अगर हम देखें cost of 1 pen will be 10 divided by 2 that is 5 rupees. और दूसरे केस में भी अगर हम देखें 4 पेन 20 रुपीज़ के, दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 5 रुपीज़. सो इन बोथ द केसेस जो कॉस्ट है एक पेन की वो 5 रुपीज़ ही है. और अगर हम इसे रेशियोज़ के उसमें देखें, सो नंबर ऑफ़ पेन्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट, सो फर्स्ट केस में 2/10 है और सेकंड केस में 4/20 होगा. नंबर ऑफ़ पेन्स न्यूमरेटर में और कॉस्ट ऑफ पेन्स डिनोमिनेटर में लिया है. इन सिंपलेस्ट फॉर्म दिस इज़ इक्वल टू 1/5 and the second one also it is equal to 1/5. So both the cases 1/5 is equal to 1/5. So that means they are in proportion. और proportion के लिए हम लिखते हैं 1:5 as 1:5. So now we are going to learn about two types of proportion. The first is direct proportion and the second one is inverse proportion. Now before moving on to the direct proportion, let us discuss few situations in our day-to-day life जहाँ पर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की वजह से वेरी करती है. For example, if the number of articles purchased increases, the total cost also increases. तो हम जितने ज़्यादा आर्टिकल्स लेंगे उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स जो फर्स्ट क्वांटिटी है, टोटल कॉस्ट जो सेकंड क्वांटिटी है, इस पर डिपेंड करती है. द नेक्स्ट वन इज़ मोर द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक मोर इज़ द इंटरेस्ट अर्न. मतलब जितना ज़्यादा हम अमाउंट डिपॉजिट करेंगे बैंक में उतना ही ज़्यादा हमें इंटरेस्ट मिलेगा. सो द फर्स्ट क्वांटिटी इज़ द मनी डिपॉजिटेड and the second quantity is the interest earned. The third is as the speed of vehicle increases, the time taken to cover the same distance decreases. तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही कम टाइम लगेगा किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में. सो अगेन इन दिस सिचुएशन ऑल्सो दो क्वांटिटीज़ है. फर्स्ट इज स्पीड एंड द सेकेंड वन इज़ टाइम टेकन. नाउ द फोर्थ वन इज़ for a given job, more the number of workers, less will be the time taken to complete the work. मतलब जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतना ही कम टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में. Now here also the first quantity is the number of workers and the second quantity is the time taken. Just learn about direct proportion. So two quantities are said to be in direct proportion when increase in one quantity रिजल्ट्स इन द इंक्रीज़ ऑफ अदर. तो जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है उसी की वजह से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है. और वी कैन से दैट व्हेन देयर इज़ डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी इट रिजल्ट्स द डिक्रीज़ इन द अदर क्वांटिटी ऑल्सो. तो अगर डिक्रीज़ हो रही है एक क्वांटिटी तो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी, या फिर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी. सो फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन here we have when one quantity increases the second one also increases, or when the one quantity decreases the other also decreases. We have two examples. The first is money and food. आप जितने ज़्यादा मनी दोगे उतना ज़्यादा फूड आपको मिलेगा. The second one is wages and efforts. Now if you look at the formula for direct proportion में if फर्स्ट क्वांटिटी को मैंने x लिया है और सेकंड क्वांटिटी को मैंने y लिया है, तो दोनों में हम वेरिएशन देख रहे हैं. बिकॉज बोथ द क्वांटिटीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. जो बीच में जो साइन है इसे हम बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अब
इस साइन को रिमूव करने के लिए वी हैव टू पुट वन कांस्टेंट, दैट मीन्स इस साइन को हटाना है। सो x इज़ इक्वल टू, अब एक क्वांटिटी कांस्टेंट आ जाएगी जिसे हम k ले सकते हैं, जो चेंज नहीं हो रही, जो सेम रहेगी, k बाय। तो अगर हम इसको ट्रांसपोज करें वी विल गेट x अपॉन y इज़ इक्वल टू k। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। वी विल लर्न अबाउट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑल्सो। बिफोर दैट वी हैव फ्यू एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है स्पीड एंड डिस्टेंस। इफ़ टाइम इज़ कॉन्स्टेंट, जैसे ही स्पीड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। द सेकेंड वन इज़ कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। द थर्ड इज़ वर्क डन एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। तो जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतना ही ज़्यादा काम कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ हियर वी हैव एन एग्जाम्पल। इफ़ 10 apples cost ₹50, how much will 15 apples cost? Now to solve the questions related to direct proportion or inverse proportion, तो हमने सबसे पहले देखना है यहाँ पे क्वांटिटीज़ कौन सी है। तो फर्स्ट इज़ नंबर ऑफ़ एप्पल्स, तो हम x को नंबर ऑफ़ एप्पल्स के लिए डिनोट कर देते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ द कॉस्ट, तो y को मैंने ले लिया एज कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। द फर्स्ट केस 10 apples cost ₹50. So let us take x1 as 10, क्योंकि number of apples 10 है। जब number of apples 10 है तो cost is ₹50. So for that case y1 I have to take it as 50. Now the second case is how much will 15 apples cost? तो दूसरे केस में x is 15, तो यहाँ पर x2 को हम ले लेंगे 15। Now we have to find the cost for 15 apples. तो यहाँ पे y2 is unknown. We need to find the value of y2. Since in the previous slide we have discussed about the formula of direct proportion, that x upon y is equal to k. अब यहाँ पर तो x1 y1 x2 y2 है। So if 10 apples cost ₹50, cost of 1 apple तो सेम रहेगी हर केस के लिए। So that means cost of 1 apple is constant. Here the ratios will be same. That is x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. इस केस में in direct proportion both the ratios are same. Now we just have to substitute the value. x1 is 10, y1 is 50, x2 is 15 and y2 is unknown. Now to solve this we can cross multiply them. We will get y2 is equal to 15 into 5, which is equal to 75 rupees. So this is how we have to solve the questions related to direct proportion. But we have to keep in mind that if one quantity increases the other should also increase, or if one decreases the other should also decrease. तो हमें वो सिचुएशन को समझ के क्वेश्चन को डायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। द नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। द ग्राफ ऑफ टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अगर हम ग्राफ को देखें, ये ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जो शो कर रही है कि इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर ऑल्सो इंक्रीजेज इन द सेम रेशियो। तो एक क्वांटिटी x है तो दूसरी क्वांटिटी y है। Now let us discuss about inverse proportion. Just in direct proportion x was directly proportional to y. तो उसके लिए हमने सिंबल बनाया था the sign of proportionality, but यहाँ पर inverse proportional है। So that means if one quantity is x, the other is y, it is inversely. Inversely means 1 upon y. This shows that if one quantity increases, the other decreases. So two quantities are said to be in inverse proportion when increase in one cause a proportional decrease in the other. तो अगर एक quantity increase होती है दूसरी quantity decrease होगी, या फिर if one quantity decreases the other increases. For example, here we have freshness of vegetables and time. तो जैसे जैसे time बढ़ेगा freshness of vegetables will decrease. That means they are in inverse proportion.
एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स, तो जितने ज़्यादा हम खर्चा करेंगे उतनी ही कम सेविंग्स होगी. सो इफ वन इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज. द लास्ट वन इज़ टॉयज़ एंड फ्री स्पेस इन द रूम. जितने ज़्यादा टॉयज़ होंगे उतना ही फ्री स्पेस कम होगा रूम में. So as we have discussed, whenever we have to remove the sign of proportionality, a constant will come with equal sign. So x is equal to k upon y. Now if we transpose it, we will get xy is equal to k. So this is for inverse proportion. Now here we have examples of inverse proportion. The first one is speed and time. तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही कम टाइम लगेगा किसी डिस्टेंस को कवर करने में. द सेकेंड वन इज़ नंबर ऑफ़ वर्कर्स एंड टाइम टू कंप्लीट द वर्क. जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतना ही कम टाइम लगेगा किसी टास्क को कंप्लीट करने में. द नेक्स्ट इज़ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस. एज दिस इज़ द बॉयल्स लॉ. सो if pressure is more, volume is less. Now here we have an example that how we have to solve the questions related to inverse proportion. If 5 workers can complete a task in 12 days, how many days will it take 8 workers to complete the same task? So first we have to see whether the situation is in direct proportion or inverse proportion. तो जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतना ही कम टाइम लगेगा किसी टास्क को कंप्लीट करने में. दैट मीन्स दिस इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन. सो फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन, फर्स्ट वी हैव टू टेक टू क्वांटिटीज़. आई एम टेकिंग x एज नंबर ऑफ वर्कर्स एंड y एज टाइम और नंबर ऑफ डेज. नाउ सिंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, we know that for inverse proportion xy is equal to k. The product is constant here. So for the first case, x1 is 5 and y1 is 12. And the next case is x2 is 8 and y2 is unknown. So again we will use the formula that x1 y1, since the product is constant, so for both the cases x1 y1 is equal to x2 y2, which is equal to k. So I am not writing k. Now we will substitute the values. x1 is 5, y1 is 12, x2 is 8 and y2 is unknown. So after transposing we will get 60 upon 8, which is equal to 15 by 2, that is 7.5 days. So 8 workers can complete the same task in 7.5 days, 7.5 days. I hope आपको ये question समझ आया होगा. Now the graph of inverse proportion, the graph of two inversely proportional quantities is a curve, और उस curve को हम hyperbola बोलते हैं. And the characteristic is if one quantity increases, the other decreases in the same ratio. Now here we have few practice questions. You can try these questions and let me know in the comment section if you have any doubt in any of the question. But before solving, you have to think whether the situation is in inverse proportion or direct proportion. Now this is the summary of the chapter, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.